नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार गिरी और मैं आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सोया क्लासेस फॉर एग्रीकल्चर। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आईबीपीएस एफओ में एग्रोनॉमी के लेक्चर नंबर 14, जिसमें आज हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। सोरगम के बारे में पढ़ेंगे जिसको हम बोलते हैं ज्वार, बारले के बारे में पढ़ेंगे जिसको हम बोलते हैं जौ, बाजरा के बारे में पढ़ेंगे जिसको हम पर्ल मिलेट कहते हैं, और इसके साथ साथ और कुछ भी जो माइनर मिलेट्स होती हैं उनके बारे में थोड़ा थोड़ा करके अध्ययन करेंगे, क्योंकि इनसे बहुत डीप में क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है। तो जो कुछ भी क्वेश्चन बन सकते हैं इस एग्जाम में आईबीपीएस एफओ में, उसके बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे थोड़ा थोड़ा करके। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं पढ़ाना शुरू करूं उससे मैं पहले आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोग मेरा अल्टीमेट एग्रीकल्चर को कोर्स जो कि मैंने 1,000 रुपए में लॉन्च कर रखा है, अगर आप इसको खरीदना चाहते हैं तो इस क्यूआर कोड को स्कैन करके आप खरीद सकते हैं। जिसमें आपको बीएससी एग्रीकल्चर करते समय आपने जितना भी सब्जेक्ट पढ़ा था जो कि यहाँ पर आपको दिए गए हैं, ये सभी सब्जेक्ट आपको बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक अच्छे तरीके से आपको पढ़ाए जाएंगे। और साथ में हर लेक्चर की आपको पीडीएफ नोट्स भी प्रोवाइड कराई जाएगी, जिसकी मदद से आप आगे चलकर फिर अच्छे तरीके से इसको रिवाइज कर पाओ। इसके साथ साथ इसको जब आप पढ़ लोगे तो इसको पढ़ लेने के बाद कोई भी वनडे एग्जाम हो, चाहे वो कोई स्टेट गवर्नमेंट का वनडे एग्जाम हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी वनडे एग्जाम जिसमें एग्रीकल्चर का क्वेश्चन आता है, एग्रीकल्चर सिलेबस आता है, तो अगर आप उसकी बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करना चाहते हो तो मेरा 1 साल का ये जो कोर्स है इसको आप खरीद लीजिए और खरीद के अच्छे से पढ़ लीजिए। मेरी गारंटी है कि जिस भी एग्जाम को आप टारगेट कर रहे हैं वो आपका क्वालिफाई हो जाएगा। क्योंकि इसको जो मैंने बनाया है अपने 10 साल के, जो मैंने 10 साल पढ़ा और पढ़ाया है, उसका अनुभव लेकर मैंने ढेर सारे एग्जाम क्वालिफाई भी किए हैं। तो उन्हीं को मैंने ध्यान में रख के इस कोर्स को बनाया है। तो आप इसके प्राइस से कभी ये एवेल्युएट नहीं करिएगा कि कोर्स में किसी भी तरीके की कोताही बरती गई है। 1 नंबर का आपको कोर्स इसमें मिलेगा, अच्छे तरीके से सब कुछ चीजें पढ़ाई जाएंगी। कोर्स से रिलेटेड अगर आपको और भी अधिक जानकारी चाहिए तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9792771793। इस व्हाट्सएप नंबर आप चाहे तो व्हाट्सएप कॉल कर सकते हो या फिर आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके कोर्स से रिलेटेड कोई भी जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप यहाँ से आप प्राप्त कर सकते हो। चलिए अपने टॉपिक पर वापस आते हैं, देखते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सोरगम को। सोरगम को हम क्या बोलते हैं, इसको हम कैमल क्रॉप भी बोलते हैं। कैमल का मतलब होता है ऊंट, ऊंट की क्रॉप बोलते हैं, ऊंट क्रॉप बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी वाटर रिक्वायरमेंट बहुत कम होती है। सोरगम को हम ज्वार के नाम से भी जानते हैं। बोटेनिकल नेम इसका सोरगम बाइकलर होता है। फैमिली इसका भी पोएसी या फिर ग्रेमिनी फैमिली है, बोले तो ग्रास वाली फैमिली से ये बिलोंग करता है। कहने का मतलब ये है कि ये भी एक तरीके की अनाज वाली हमारी फसल है। Sorghum is widely recognized as the camel crop. This name highlights its remarkable ability to withstand drought condition, making it a crucial crop in arid and semi-arid region. जो हमारा एरिड और सेमी एरिड रीजन है, रेनफेड क्रॉप के रूप में इसको बहुत अच्छे तरीके से ग्रो किया जा सकता है। जहां पर हमारे पास इरिगेशन की फैसिलिटी नहीं उपलब्ध है, वहां पर ये अनाज की फसलों के रूप में भी उपयोग किया जाता है। इसके साथ साथ इसको फॉडर क्रॉप के तरीके से भी ग्रो किया जाता है। ये एक ही बहुत ही और वर्सटाइल क्रॉप होती है जो कि ग्रेन के लिए और फॉडर के लिए दोनों के तरीके के लिए यूज की जाती है। ये काफी ज्यादा स्टेबल फूड फॉर मेनी पॉपुलेशन, पार्टिकुलरली इन अफ्रीका और एशिया। एशिया और अफ्रीका के जो कुछ ऐसे देश हैं जहां पर इरिगेशन की फैसिलिटी बहुत अच्छे तरीके से उपलब्ध नहीं है, वहां पर बहुत ही वर्सटाइल क्रॉप मानी जाती है। चाहे फिर वो जानवरों के लिए चारे की उपलब्धता हो या फिर किसी आदमी को अनाज के लिए उपलब्धता बढ़ानी हो, तो उसके लिए ज्वार जो है ये बहुत ही अच्छी क्रॉप मानी जाती है, क्योंकि कम पानी में ये ग्रो हो सकती है। सोरगम की बात करें तो इसके न्यूट्रिशनल और हेल्थ कंसिडरेशन की बात करें तो उसमें क्या क्या होता है कि अगर हम सोरगम को बहुत लंबे समय तक खाते हैं तो इसकी वजह से पेलाग्रा डिजीज हो जाती है। आपको एक तरीके से यहाँ पर स्किन डिजीज दिख रही होगी। डर्मेटोलॉजी वाली एक डिजीज होती है जो कि विटामिन बी 3 कॉम्प्लेक्स की कमी से होती है, जिसको हम नियासिन बोलते हैं। नियासिन जो न्यूट्रिएंट होता है, इसकी कमी की वजह से हमारी बॉडी में इस तरीके का पेलाग्रा डिजीज होती है। ए सिग्निफिकेंट हेल्थ consideration with sorghum is its higher concentration of amino acid leucine. If sorghum have a very high proportion of the diet, it can lead to the condition of pellagra. Pellagra is caused by the deficiency of niacin, vitamin B3, which is linked to the imbalance created by the high leucine in the sorghum. सोरगम में क्योंकि ल्यूसिन बहुत ज्यादा मात्रा में होता है, और जब ल्यूसिन बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ जाता है, जिसको एक तरीके का एमिनो एसिड बोलते हैं, जब ये एमिनो एसिड ज्यादा हो जाता है तो इसी एमिनो एसिड के ज्यादा हो जाने की वजह से नियासिन जो है
विटामिन बी 3 जो कॉम्प्लेक्स है, इसका नाम होता है विटामिन बी 3 का। तो विटामिन बी 3 की कमी हो जाती है, ध्यान से समझना। इसके अंदर एक अमीनो एसिड होती है, ल्यूसिन पाई जाती है, जो काफी हाई कंसेंट्रेशन में पाया जाता है। और इसके अंदर विटामिन बी 3 की कमी पाई जाती है, नियासिन की कमी पाई जाती है। और इसी नियासिन की कमी की वजह से अगर इसको लंबे समय तक हम बाजरा ज्वार की रोटी खाते रहते हैं, तो बार बार ज्वार की रोटी खाने से या ज्वार का कंजम्पशन करने से हमको पेलाग्रा डिजीज हो जाती है। इसमें एक तरीके का HCN नामक विष पाया जाता है, जिसको हम ड्यूरेन अल्कोलाइड बोलते हैं। ए नेचुरल कंपाउंड कॉल्ड हाइड्रोसेनिक एसिड HCN विष कहते हैं, जिसको हम ड्यूरेन अल्कोलाइड कहते हैं। यह प्रेजेंट होता है सोरगम में। दिस कंपाउंड इज प्राइमरली फाउंड इन द अर्ली स्टेज ऑफ द क्रॉप अराउंड 40 to 50 डे आफ्टर सोइंग, एंड इट and is concentrated to the upper leaf levels, typically decrease at the plant maturity। कहने का मतलब ये है कि जो हमारा ज्वार होता है, ज्वार के अंदर एक HCN नाम का विष पाया जाता है। अगर ये HCN नाम का विष, जिसको हम हाइड्रोसाइनिक एसिड बोलते हैं, अगर ये हाइड्रोसाइनिक एसिड हमारे किसी भी कैटल के अंदर चला जाता है, तो अगर कैटल इसको कंज्यूम कर लेता है तो उसकी मृत्यु हो सकती है। और HCN जो है, ये 40 से 50 दिन का जो पौधा होता है, उसमें जो इसकी पुरानी पत्तियां होती हैं, जो बड़ी सबसे बड़ी वाली पत्तियां होती हैं, उस पत्ती में HCN पाया जाता है। इसके साथ साथ धीरे धीरे जैसे ही ये पौधा बड़ा होने लगता है, जैसे ये धीरे धीरे पुराना होने लगता है, मैच्योरिटी के टाइम पर आता जाता है, तो इसके अंदर का जो HCN है, इसकी जो कंसंट्रेशन है वो घटती जाती है, और बाद में फिर हम इसको आराम से खिला सकते हैं अपने जानवरों को। छोटा पौधा है तो ये जानवर अगर खाएगा तो उसको नुकसान ये कर सकता है। सोरगम के एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस की बात करें तो इसका जो सीड रेट होता है वो 12 से 15 किलोग्राम पर हेक्टेयर जो सीड होता है, ये इसके सक्सेसफुल कल्टीवेशन के लिए अच्छा माना जाता है। वहीं अगर इसको फॉडर के लिए ग्रो किया जाता है तो लगभग 30 किलोग्राम पर हेक्टेयर फॉडर के लिए इसको ग्रो किया जाता है। मेजर पेस्ट की बात करें तो इसमें सूट फ्लाई लगता है, जो कि इसकी यंग सीडलिंग को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। स्टेम बोरर लगता है, जिसका जो लार्वा होता है वो स्टेम को अफेक्ट करता है, इससे प्लांट की ग्रोथ रुक जाती है, क्योंकि जो इसके संवहन बंडल हैं सोरगम के, वो डैमेज हो जाते हैं, तो पौधे की जो ग्रोथ होती है वो रुक जाती है। इसके साथ साथ माई एक इनिशियल इंसेक्ट होता है, जो कि डेवलपिंग ग्रेन्स को और ईयर हेड को डैमेज करता है, माइट बोलते हैं। और ईयर हेड बग भी इसमें लगता है, एक तरीके का ऐसा बग होता है जो कि ग्रेन को डैमेज करता है, और इसकी वजह से जो हमारी ग्रेन है वो खराब हो जाती है। तो इस तरीके के कुछ इसमें पेस्ट लगते हैं जो हमारा सोरगम की क्रॉप होती है। सोरगम के हाइब्रिड वेराइटीज की बात करें तो हमारा CSH1 है और CSH6 है। बोलो तो 1 2 3 4 5 6, ये अगर CSH1 लगा है तो 6 9 10 13 16 17 18, ये सभी जितनी हैं ये सभी हाइब्रिड हैं, और ये सभी सोरगम की हाइब्रिड वेराइटीज हैं। फर्स्ट हाइब्रिड की बात करते हैं तो CH1, जो कि 1965 में डेवलप किया गया था। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया जाता है कि व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट हाइब्रिड ऑफ सोरगम। तो सोरगम का फर्स्ट हाइब्रिड कौन सा है? CSH1, ये सोरगम का पहला हाइब्रिड माना जाता है। सोरगम के स्पेशलाइज्ड वेराइटीज की बात करें तो ड्रॉट और रेनफेड कंडीशन में ग्रो करने वाली जो CSH1 है, 6 है, 9 है, 11 है और 3 है, ये काफी अच्छी वैरायटी मानी जाती है। स्वीट सोरगम की वैरायटी की बात करें तो RRSV की बात करें तो RSSV अगर किसी में दिख रहा है तो यानी कि स्वीट सोरगम है। SS फॉर स्वीट सोरगम वैरायटी। तो स्वीट सोरगम वैरायटी जैसे 46 है, 53 है, 59 है, 84 है, 96 है, 216 है, ये कुछ ऐसी वैरायटी हैं जो काफी ज्यादा मीठी होती हैं, जिनके अंदर शुगर का कंसंट्रेशन काफी ज्यादा होता है। इनके जो ठूठ होती है, इनका जो स्टॉक होता है उसमें। डुअल पर्पज के बारे में बात करें तो इसको हम ग्रेन के लिए भी यूज कर सकते हैं और फॉडर के लिए यूज कर सकते हैं, जैसे हमारा CSH13 है और CSSV15 जो है, ये दो ऐसी वेराइटीज हैं जिसको हम फॉडर के लिए भी यूज कर सकते हैं और ग्रेन प्रोडक्शन के लिए भी यूज कर सकते हैं। HCN क्योंकि ज्यादा होना हमारे लिए बहुत हानिकारक होता है, हमारे जानवरों के लिए काफी ज्यादा हानिकारक होता है, तो इसीलिए हमें ऐसी वैरायटी का चयन जरूर करना चाहिए जिसके अंदर HCN का जो कंसंट्रेशन है वो लो होता है। जैसे IS 208 है, IS 28 450 है और IS 28 86 92 है। तो ये कुछ ऐसी वेराइटीज हैं जिनके अंदर HCN काफी कम मात्रा में पाया जाता है। मल्टी कट फॉडर की वैरायटी की बात करें, यानी कि इसको कई बार काटा जा सकता है, इसको 3 से 4 बार इसकी क्रॉप कटिंग कर सकते हैं। एक बार इसकी जैसे ही आप क्रॉप कटिंग करोगे तो इसके कुछ दिन के अंदर अंदर ही एक महीने के अंदर अंदर ही 20 दिन और एक महीने के अंदर 20-30 दिन के अंदर अंदर ही
इस पे दूसरी रटून निकल जाती है और फिर से इसको हम क्रॉप कटिंग कर सकते हैं। जिस तरीके से बरसीम और बाजरे की बार बार कटाई करी जा सकती है, उसी तरीके से आपकी ज्वार की भी एक से ज्यादा बार इसकी कटाई करी जा सकती है। उसके लिए कौन कौन सी वेराइटी है? MFSH 7, 885, FCOFS 29, ये कुछ ऐसी वेराइटीज हैं जो कि कई बार हार्वेस्टिंग के लिए उपयोग करी जाती। अगली अपनी जो क्रॉप है वो है पर्ल मिलेट, जिसको हम क्या बोलते हैं? बाजरा बोलते हैं। इसके इंट्रोडक्शन की बात करें तो जो बाजरा होता है, इसका बॉटेनिकल नेम जो होता है वो होता है पेनिसिटम ग्लूकम। पेनिसिटम ग्लूकम इज द बॉटेनिकल नेम ऑफ बाजरा, जिसको हम पर्ल मिलेट बोलते हैं। ये भी अपना पोएसी फैमिली यानी कि अनाज वाली फसल ग्रास फैमिली से बिलोंग करता है। पर्ल मिलेट जो होता है वो वाइडली ग्रो किया जाता है सीरियल एंड एरिड एंड सेमी एरिड रीजन ड्यू टू इट्स एक्सपोनेंशियल ड्रॉट टॉलरेंट। इट इज ए स्टेबल फूड इन मेनी पार्ट ऑफ अफ्रीका एंड इंडिया। इंडिया और अफ्रीका में बहुत जगह पर लोग जहां पर पानी की कमी है तो वहां पर ज्वार और बाजरा, यही दो क्रॉप ग्रो करते हैं। तो बाजरा भी एक बहुत ही अच्छी ड्रॉट टॉलरेंट अपनी ग्रेमिनी कुल की क्रॉप होती है, अनाज वाली फसल होती है, जो कि कम पानी में भी इसको ग्रो किया जा सकता है। इसके रिकमेंडेड सीड रेट की बात करें तो इसको नॉर्मल कंडीशन में अगर हमको इसका बाजरा उत्पन्न करना है, ग्रेन पर्पज से लेना है, तो उसके लिए हमको 5 किलोग्राम पर हेक्टेयर जो इसका सीड रेट होता है वो ऑप्टिमम माना जाता है। यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो फॉस्फोरस स्टोरेज इसके अंदर होता है। तो जो बाजरा के अंदर जो फॉस्फोरस स्टोर होता है वो लगभग 80% तो फॉस्फोरस केवल इसके ग्रेन के अंदर ही स्टोर होता है। बाकी जो 20% स्टोरेज होता है ये इसके स्टॉक में स्टोर होता है। इसमें एक तरीका का फाइटेटिक पाया जाता है। और फाइटेट इज ए स्टोर फॉर्म ऑफ फॉस्फोरस इन प्लांट, बट इट कैन आल्सो एक्ट एज एंटी न्यूट्रिएंट, रिड्यूसिंग बायो अवेलेबिलिटी ऑफ मिनरल्स इन द डाइट। क्योंकि इसके अंदर एक फास्फोरस की मात्रा बहुत पाई जाती है, लगभग 80% इसके ग्रेन में पाया जाता है। और फास्फोरस जो पाया जाता है वो फाइटेट के रूप में पाया जाता है। और ये फाइटेट क्योंकि फास्फोरस की आपूर्ति ज्यादा करता है, तो जब भी हमारे अंदर फास्फोरस की आपूर्ति ज्यादा होती है तो हमारा जो और भी जो मिनरल चीजें हैं, जो मिनरल है हमारी डाइट में, उनका जो अवेलेबिलिटी होती है घट जाती है। कहने का मतलब कि फाइटेट पाए जाने की वजह से ढेर सारा जो फास्फोरस है जो आपका पर्ल मिलेट में पाया जा रहा है लगभग 80%, तो इसकी वजह से आपकी बॉडी को फास्फोरस तो बहुत ज्यादा मिल जाता है, लेकिन ये मिनरल की कमी कर देता है हमारी डाइट में। अगर हम इसको बार बार खाते रहते हैं तो हमारी बॉडी में मिनरल की कमी पड़ जाती है। फर्स्ट हाइब्रिड के बारे में बात करें तो HB1 हाइब्रिड जो है ये बहुत ही अच्छा हाइब्रिड है और पहला हाइब्रिड है पर्ल मिलेट का। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि which one of the following is the first hybrid of बाजरा, तो उसमें आपका HB1 जो है, जो कि टिफ्ट 23A और BIL3B इन दोनों के क्रॉस से बनाया गया था 1965 में। हरित क्रांति की जब शुरुआत हो रही थी उसी समय पर पर्ल मिलेट की ये HB1 वैरायटी को डेवलप किया गया था। फिर अगला है हमारा HB4 है, जो कि नोटेबली HB4 जो है, फर्स्ट हाइब्रिड डेवलप्ड यूजिंग द लोकल मेल पेरेंट। इट हैज द रिलेटिवली शॉर्टर ड्यूरेशन 80 से 85 दिन, मेकिंग इट सुटेबल फॉर सर्टेन क्रॉपिंग सिस्टम। ये क्योंकि 80 से 85 दिन की फसल होती है, तो इसको हम कुछ ऐसे कंडीशन है जहां पर हमको एक साल में 3 या 4 फसल लेनी होती है, तो उस कंडीशन में खरीफ के सीजन में हम पर्ल मिलेट की खेती आराम से कर सकते हैं। क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा ड्रॉट टॉलरेंट होती है, तो मोस्ट ड्रॉट टॉलरेंट क्रॉप होती है कोई भी, चाहे सीरियल की बात करते हैं या फिर मिलेट की बात करते हैं। तो सबसे ज्यादा ड्रॉट टॉलरेंट क्रॉप कौन सी है? सबसे ज्यादा टॉलरेंट क्रॉप जो हमारी है वो है पर्ल मिलेट। और इसके बाद फिर हमारा दूसरा कौन सा है? दूसरा हमारा है सोरगम। और सबसे लास्ट में क्या आता है अपना? राइस। राइस की जो वाटर रिक्वायरमेंट होती है वो बहुत ज्यादा होती है। राइस है, शुगर केन है, इन दोनों क्रॉप्स की जो वाटर रिक्वायरमेंट है वो बहुत ही ज्यादा होती है। पर्ल मिलेट की अगर हम प्रोडक्टिविटी की बात करें तो उत्तर प्रदेश में इसकी जो प्रोडक्टिविटी है वो सबसे ज्यादा हाई है। इसके बाद गुजरात में है, फिर उसके बाद फिर हरियाणा में है। This regional variation in productivity can be attributed to the factor like suitable climate, soil condition, and adoption of improved agriculture practices and varieties। वैसे सबसे ज्यादा जो प्रोडक्शन होता है इसका राजस्थान में होता है, और सबसे ज्यादा एरिया में ग्रो किया जाने वाला स्टेट जो है वो भी राजस्थान है, लेकिन प्रोडक्टिविटी जो है वो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा इसकी मानी जाती है। अगली जो हमारी क्रॉप है वो है बार्ले, जिसको हम क्या बोलते हैं? जो बोलते हैं, जो को बियर बनाने के लिए ज्यादा यूज किया जाता है। इसके बोटेनिकल नेम की बात करें तो हार्डियम बल्गेर होता है। इसकी जो फैमिली होती है ये भी अपनी पोएसी फैमिली से बिलोंग करता है।
और ये वन ऑफ द मोस्ट ओल्डेस्ट कल्टिवेटेड ग्रेन क्रॉप इन फॉर एनिमल फीड, माल्टिंग फॉर ब्रेविंग एंड ह्यूमन कंजम्पशन। इसको माल्टिंग के लिए और इसके साथ साथ एनिमल फीड के लिए बार्ले की क्रॉप को ग्रो किया जाता था। आप लोगों ने पढ़ा होगा, मैंने हिस्ट्री में पढ़ाया है, नहीं पढ़ाया तो कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है। मैं जनरल एग्रीकल्चर जब आप लोगों को पढ़ाऊंगा तो उसमें मैं आप लोगों को बहुत चीजें पढ़ा दूंगा। तो फिलहाल आप ऐसे समझो कि जब हमने फसलों को ग्रो करना स्टार्ट किया था, जो हमारा पेड बैच है उसमें मैंने इन सब चीजों को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा रखा है। तो आप पेड कोर्स खरीद के अच्छे से अगर पढ़ना चाहते हो तो पेड कोर्स से आप खरीद के आराम से पढ़ सकते हो। तो जब हमने खेती करना स्टार्ट किया था तो हमने जौ और गेहूं, इन्हीं दोनों फसलों को सबसे पहले बोना शुरू किया था। उसके बाद फिर हमने फिर चावल की खेती करना शुरू कर दिया, फिर धीरे धीरे और ढेर सारी क्रॉप की खेती करना हमने शुरू किया था। सीड रेट की बात करें तो हमारा जो 75 से 80 किलोग्राम जो सीड रेट होता है, ये बार्ले को ग्रो करने के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। द रिकमेंडेड सीड रेट फॉर द बार्ले कल्टीवेशन इज 75 टू 80 किलोग्राम पर हेक्टेयर, इंश्योरिंग ए डेंस स्टैंडर्ड फॉर ऑप्टिमल यील्ड। ऑप्टिमम यील्ड के लिए 75 से 80 किलोग्राम जो बार्ले का सीड रेट होता है, ये ऑप्टिमम माना जाता है। बार्ले की बात करें तो लुगरी एक तरीके का ट्रेडिशनल फर्मेंटेड अल्कोहलिक बेवरेज होता है, जिसको लुगरी बोलते हैं। ये लुगरी किससे बनाया जाता है? जौ से बनाया जाता है। एक तरीके का फर्मेंटेड अल्कोहलिक बेवरेज होता है, एक अल्कोहल होता है जो कि जौ से बनाया जाता है। इसके साथ साथ पर्ल बार्ले होता है, जिसको हम पर्ल बार्ले क्यों कहते हैं? ए प्रोसेस्ड फॉर्म ऑफ द बार्ले, जिसको हम पर्ल बार्ले कहते हैं, वेयर द आउटर हल ऑफ द ब्रान आर रिमूव, इज स्पेशली नोटेड फॉर इट्स सुटेबिलिटी इन मैनेजिंग और सपोर्टिंग किडनी डिसऑर्डर। किडनी डिसऑर्डर को मैनेज करने के लिए और उसको सही करने के लिए पर्ल बार्ले का उपयोग किया जाता है। इस बार्ले में क्या किया जाता है कि जो हम जौ की बात कर रहे हैं, तो जौ का जब हम इसको ग्रेन निकालते हैं तो गेहूं के तरीके से इसका जो हस्क होता है वो अलग नहीं होता है, इसके ऊपर हस्क लगा हुआ रहता है। तो उसी जो हस्क या हल जिसको हम कहते हैं, इसी हल या ब्रान को जब हम निकाल देते हैं तो अंदर गेहूं जैसा स्ट्रक्चर हमको देखने को मिलता है। उसको हम किडनी डिसऑर्डर की ट्रीटमेंट के लिए यूज करते हैं। कुछ ऐसे बार्ले की वैरायटी आती है जो हल लेस होती हैं और कुछ हल सुधा होती हैं। तो जिसमें हल होता है उसको आप देखोगे तो बाहर से जब आप उसका ग्रेन निकालोगे तो आपको इस तरीके से देखने को मिलेगा। और जो हललेस वैरायटी होती है वो गेहूं जैसे लगती है, इसके अंदर से जब निकालोगे, जब ये हल को हटा दोगे तो आपको अंदर बिल्कुल गेहूं जैसा स्ट्रक्चर छोटा छोटा मिलेगा। गेहूं से अपेक्षाकृत ये थोड़ा सा छोटा होता है इसका साइज। क्रिटिकल स्टेज की बात करें तो 30 से 35 दिन जो इसका डेट आफ्टर सोइंग होता है, जो कि एक्टिव टिलरिंग स्टेज होता है। ये टिलरिंग स्टेज इसका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेज होता है इसके सोइंग के लिए। अगर हमको इसका इरिगेशन करना है तो वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल स्टेज फॉर इरिगेशन एज वेल एज न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट इज टिलरिंग या फिर एक्टिव टिलरिंग स्टेज, विच कम आफ्टर 30 टू 35 डे आफ्टर सोइंग। इसमें बात करते हैं तो एक मोलिया डिजीज लगता है, तो मोलिया डिजीज के प्रति जो रेजिस्टेंट वैरायटी है RD 2052, बहुत ही इंपॉर्टेंट वैरायटी है। मोलिया डिजीज जो है वो निमेटोड की वजह से लगने वाली एक डिजीज है। तो बार्ले में कौन सी डिजीज है जो निमेटोड की वजह से लगती है? तो मोलिया डिजीज है। तो मोलिया डिजीज किसकी वजह से लगती है? निमेटोड की वजह से लगती है। तो इसके प्रति जो रेजिस्टेंट वैरायटी है वो हमारी है RD 2052। RD 2052 मोलिया डिजीज के प्रति रेजिस्टेंट वैरायटी है। माल्टिंग क्वालिटी और माल्टिंग क्वालिटी वैरायटीज की बात करें तो सर्टेन वैरायटी आर प्रेज फॉर देयर एक्सटेंसिव माल्टिंग क्वालिटी विच इज क्रूशियल फॉर द ब्रेविंग इंडस्ट्री। जैसे इसमें अल्फा 93 है, RD 2503 है, इसके साथ साथ रेखा। ये कुछ ऐसी वैरायटी है जिसको माल्टिंग के लिए यूज किया जा सकता है। डुअल पर्पज वैरायटी है जिसको फॉडर और ग्रेन के लिए यूज कर सकते हैं, जैसे केदार वैरायटी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वैरायटी है केदार। एक RD 5052 है, एक केदार है, एक विजय है और BSH 46 है। ये तीन वैरायटी एक ऐसी वैरायटीज हैं जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत बार इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। विजय आपकी एक वैरायटी है जो आपकी ब्रिंजल में भी देखने को मिलती है, अर्का विजय शायद नाम है उस वैरायटी का। तो विजय आपको एक तो बार्ले में देखने को मिलता है और एक आपका ब्रिंजल में देखने को मिलता है। केदार वैरायटी है, ये ग्रेन प्रोडक्शन और फॉडर दोनों के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। माल्टिंग और ब्रेविंग के लिए आपका विजय वैरायटी है। और नॉन सेटरिंग हैबिट की वजह और फ्रॉस्ट टॉलरेंट जो वैरायटी है वो है BSH 46, काफी अच्छी वैरायटी है। ठंडे के प्रति काफी ज्यादा सहनशील होती है और सेटरिंग इसके अंदर नहीं होती है। मिलेट की बात करें तो C4 प्लांट होता है। मिलेट बिलोंग टू द सी फॉल सी जितने भी मिलेट होते हैं
सामा, कोदो, काकन, मड़ुआ, रागी, ये जितने भी मेजर मिलेट या माइनर मिलेट्स हैं, सभी C4 प्लांट से बिलोंग करते हैं। C4 प्लांट क्या होता है, क्योंकि इनमें जब फोटोसिंथेसिस होती है तो इसमें जो सबसे पहला जो पाथवे में जो सबसे पहला स्टेबल कंपाउंड बनता है, तो उसके अंदर 4 कार्बन होते हैं, इसी वजह से इसको C4 प्लांट बोलते हैं। ये सभी चीजें मैंने आप लोगों को फिजियोलॉजी में पढ़ा रखा है। ड्राई लैंड कल्टीवेशन की बात करें तो माइनर मिलेट्स आर प्रीडोमिनेटली कल्टीवेटेड इन ड्राई लैंड एरियाज। देयर इनहेरेंट ड्रॉट टॉलरेंट एंड अडॉप्टेबिलिटी टू मार्जिनल सॉइल मेक देम आइडियल फॉर रीजन्स एंड लिमिटेड इरिगेशन। हायर प्रोडक्टिविटी की बात करें एमंग द वेरियस मिलेट टाइप, फिंगर मिलेट नोन एज रागी, फिंगर मिलेट को रागी कहते हैं, काफी ज्यादा इसकी प्रोडक्टिविटी अच्छी होती है। कोरेस्ट जो मिलेट की बात करें तो कोदो जो है वो हमारा सबसे कोरेस्ट मिलेट होता है, जिसको हम कहते हैं फस्पेलम स्क्रोबैक्यूलेटम। क्या होता है? फस्पेलम स्क्रोबैक्यूलेटम, ये सबसे ज्यादा कोरेस्ट मिलेट के नाम से इसको जाना जाता है। सीड रेट की बात करें तो कोदो जो मिलेट है वो 6 से 8 किलोग्राम पर हेक्टेयर में इसकी सोइंग के लिए अच्छा माना जाता है। स्पेसिंग की बात करें तो कोदो मिलेट की जो स्पेसिंग होती है वो 20 सेंटीमीटर एक लाइन से दूसरे लाइन की होती है, और पौधे से पौधे की दूरी 5 सेंटीमीटर मानी जाती है। बोले तो 20 × 5 सेंटीमीटर इसकी स्पेसिंग होती है। इसमें रो टू रो डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर और प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर रखते हैं। वेराइटीज की बात करें तो कोदो की वेराइटी है JK1 155, KK1 पाली और IPS 147। तो वेराइटी काफी ज्यादा पूछी नहीं जाती है। इसमें एक चीज ये पूछा जाता है कोरेस्ट मिलेट कौन सा है, तो कोदो मिलेट है। कोदो मिलेट का जो साइंटिफिक नेम है या बोटेनिकल नेम है वो क्या है? पस्पलम स्क्रोबैक्यूलेटम होता है। सीड रेट इसके 6 से 8 किलोग्राम होता है। और स्पेसिंग, यही कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। मिलेट के अगर रिसर्च और डेवलपमेंट के बारे में बात करें तो कहाँ कहाँ पर इसका डेवलपमेंट होता है, तो एक होता है ऑल इंडिया रिसर्च एंड ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट ऑन स्मॉल मिलेट। ये की रिसर्च इनिशिएटिव होता है जो कि डेडिकेटेड होता है इम्प्रूवमेंट और प्रमोशन ऑफ द स्मॉल मिलेट। जितने भी स्मॉल मिलेट हैं उनको अच्छे तरीके से प्रोड्यूस करने के लिए इंडिया में एक AICRP, बोले तो ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट स्मॉल मिलेट लॉन्च किया गया है, जिसमें कि स्मॉल मिलेट के रिसर्च को अच्छे तरीके से इम्प्रूव करने के लिए, इनकी वेराइटीज को इनके अंदर इम्प्रूवमेंट लाने के लिए एक ये रिसर्च चलाया जा रहा है। लोकेशन की बात करें तो इसका जो लोकेशन है स्मॉल मिलेट वाला वो बेंगलोर और बेंगलोर कर्नाटका में है, जहां पर नई नई वेराइटीज का डेवलपमेंट होता है, सस्टेनेबल कल्टीवेशन प्रैक्टिस का डेवलपमेंट होता है, और चैलेंजेस जो कि है मिलेट प्रोडक्शन में उसको ओवरकम करने का भी यहाँ पर रिसर्च होती है कि किस तरीके से जो मिलेट का प्रोडक्शन है इसको बढ़ाया जाए और कैसे किसानों को मिलेट की खेती के लिए थोड़ा सा प्रोत्साहित किया जाए। इसीलिए इंटरनेशनल जो ईयर बनाया गया था, इंटरनेशनल ईयर ऑन मिलेट, इंटरनेशनल ईयर ऑन मिलेट 2023 में इंटरनेशनल और ईयर ऑन मिलेट बनाया गया था। इस पूरे साल को डेडिकेट किया गया था कि जो मिलेट वाला जो प्रोडक्शन है इसको हम बढ़ा पाए। ये इंडिया के आह्वान पर ही इसको पूरी दुनिया ने एक्सेप्ट किया था, इंटरनेशनल ईयर ऑन मिलेट। ठीक, तो इस तरीके से आप इन सभी चीजों को याद कर सकते हो। तो आज की वीडियो में केवल इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। आपके जो भी सुझाव हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, उसको पूरा करने की मैं कोशिश करूंगा। आप यहाँ पर वीडियो देख रहे होंगे, उस वीडियो का नाम है अल्टीमेट एग्रीकल्चर कोर्स। इस वीडियो को देख के आप हमारा जो 1000 रुपए का अल्टीमेट एग्रीकल्चर का जो बैच है, पेड बैच, इसको आप खरीद के अपनी जो एक स्टडी है इसको बिल्कुल ऑर्गेनाइज वे में अच्छे तरीके से बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक बिल्कुल अच्छे तरीके से तैयार कर सकते हो। आप किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो, अगर उसमें एग्रीकल्चर पूछा जा रहा है तो आपके लिए जो कोर्स होने वाला है बहुत ही अल्टीमेट होने वाला है। इसके साथ साथ आपको यहाँ पर भी एक प्ले लिस्ट दिख रही होगी, इस प्ले लिस्ट को भी देखकर आप अपनी नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। तो आज की वीडियो में केवल इतना ही, मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद।